Class 9th, Chapter 5, Euclid's Geometry, Exercise 5.1. First question देखते हैं इस exercise का. Which of the following statements are true or false? Give reasons. First part, only one line can pass through a single point. Question में क्या given है? Only one line कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. लेकिन ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स. एक पॉइंट से एक से ज़्यादा इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं. तो उस लॉजिक से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया. नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं. देयर आर इनफाइनाइट लाइन्स विच कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. अब ये स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग है. यहाँ लिखा है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा. क्यों? क्योंकि अगर ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, तो यहाँ से सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है. इन दोनों पॉइंट्स से सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है. देयर कैन बी ओनली वन लाइन. ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है? इनफाइनाइट लाइन्स, विच इज रॉन्ग. अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ. स्टेटमेंट नंबर 3. नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स. टर्मिनेटेड लाइन का मतलब होता है लाइन सेगमेंट. तो हम इस स्टेटमेंट को कुछ ऐसे पढ़ेंगे, अ लाइन सेगमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स. ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि लाइन सेगमेंट को आप दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हो. तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल. देखो, अगर दो सर्कल्स इक्वल हैं, इसका मतलब उनके एरियाज भी इक्वल हैं. और अगर एरियाज इक्वल हैं तो उन दोनों के रिस्पेक्टिव रेडियसेस भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो उस लॉजिक से ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं. इफ ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई, देन ए बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई. ये तो क्लियरली हमने एक्सियम पढ़ा हुआ है. एक्सियम अगर याद है तो हम ये स्टेटमेंट को क्लियरली ट्रू बोल सकते हैं. देखो, ये वही लॉजिक है. इफ ए इज इक्वल्स टू बी है और बी इक्वल्स टू सी है, तो ए और सी भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. वैसे ही यहाँ पे ए बी पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू किसके इक्वल है? एक्स वाई के. तो ए बी और एक्स वाई दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ इस एक्सरसाइज का खत्म हुआ. अब इस एक्सरसाइज के सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स. फर्स्ट टर्म है पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? लाइंस दैट डू नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट एंड हैव अ कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस. देखो, यहाँ पे ए बी एक लाइन है और पी क्यू एक लाइन है. क्लियरली ये कहीं जाकर के इंटरसेक्ट नहीं करने वाली है. लाइंस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट आर नोन एज पैरेलल लाइंस. ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू. यहाँ मैंने पैरेलल लाइंस का साइन बनाया हुआ है. तो ये बात हुई पैरेलल लाइंस की. नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? परपेंडिकुलर लाइंस. नेक्स्ट हम देखते हैं परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है. Perpendicular lines are those lines that form an angle of 90 degree with each other. यहाँ इस फिगर को देखो, AB एक लाइन है और PQ एक लाइन है. दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. The lines that form an angle of 90 degree with each other are known as perpendicular lines. Next definition क्या है? नेक्स्ट डेफिनेशन हमें बतानी है लाइन सेगमेंट की. तो नेक्स्ट देखते हैं लाइन सेगमेंट क्या होता है. लाइन सेगमेंट इज अ लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट्स. यहाँ फिगर को देखो, ए और बी. ये एक लाइन सेगमेंट है क्योंकि यहाँ पे दो डेफिनेट पॉइंट्स हैं, ए और बी. ये दोनों क्या हैं? एंड पॉइंट्स हैं. तो लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट्स बिकम्स अ लाइन सेगमेंट. अगर यहाँ पे सपोज ये एक एरो होता, ये पॉइंट ना होकर के यहाँ एक एरो बना होता, तो ये लाइन सेगमेंट नहीं होता, ये एक लाइन बन जाती. लेकिन हमें डेफिनेशन किसकी पूछी है? लाइन सेगमेंट की. तो लाइन सेगमेंट के दो स्पेसिफिक एंड पॉइंट्स होते हैं. यहाँ पर एरो नहीं बनेगा, दो स्पेसिफिक एंड पॉइंट्स है ए और बी. तो ए बी बिकम्स अ लाइन सेगमेंट. नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, रेडियस ऑफ अ सर्कल. अब देखते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या होता है. डिफाइन करते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल को भी. Radius can be defined as a line segment from the center of the circle to the circle. देखो, यहाँ एक सर्कल है, O सेंटर पॉइंट है, O से A, ये क्या हो जाएगा? रेडियस. अ लाइन सेगमेंट है, टू स्पेसिफिक एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है. अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर
ऑफ द सर्कल टू द सर्कल, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे। अब ज़रूरी नहीं है कि यही रेडियस हो, अगर हम चाहें तो यहाँ से यहाँ पर बना दें एक लाइन और नाम दे दें बी, तो ओ बी भी क्या हो जाएगा, एक रेडियस हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो पॉइंट स्ट्रेट लाइन के थ्रू ही बने, वो पॉइंट कैसे भी बन सकता है, लेकिन सेंटर से लेकर होना चाहिए और एंड सर्कल के किसी भी पॉइंट पर हो सकता है। ये होता है रेडियस। नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी पूछी है हमसे, स्क्वायर की डेफिनेशन पूछी है, तो देख लेते हैं स्क्वायर को कैसे डिफाइन करेंगे। A quadrilateral having all four sides equal and angles of 90 degree is a square. स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और हर एंगल 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे ABCD एक स्क्वायर है, चारों साइड्स इक्वल है 3 सेंटीमीटर और हर एंगल 90 डिग्री का है। तो ये हो गई स्क्वायर की डेफिनेशन कंप्लीट। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इफ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, प्रूव दैट ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ए बी, एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग अ फिगर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, पॉइंट सी जो है वो ए और बी के बीच में लाई करता है। कैसे लाई करता है कि ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है, और हमें क्या प्रूव करना है, ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ए बी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे फिगर हमने यहाँ पे बना लिया है। ए और बी दो पॉइंट्स हैं और सी जो है उन दोनों के बीच में लाई करता है। कैसे लाई करता है, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। तो ए सी इज इक्वल्स टू बी सी जो है ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, दोनों तरफ हम ए सी को ऐड करेंगे। इक्वल्स एडेड टू इक्वल्स आर इक्वल, हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ए सी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस ए सी, दोनों तरफ ए सी ऐड कर देंगे। रीजन क्या होगा, इक्वल्स एडेड टू इक्वल्स। ठीक है, यहाँ वो वाला एग्जाम हम यूज करेंगे जहाँ हमने क्या किया है, ए सी और बी सी दोनों इक्वल हैं, दोनों तरफ ए सी ऐड कर दिया। देखो यहाँ पे ए सी प्लस ए सी क्या बनेगा, 2AC इज इक्वल्स टू बी सी प्लस ए सी। बी सी प्लस ए सी क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, हम क्या करेंगे, ए सी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन 2 लिखेंगे। ये 2 जो मल्टीप्लाई में है ये नीचे चला गया है डिवाइड में, तो ए सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ ए बी। अब क्वेश्चन में हमसे यही तो पूछा था, हमें क्या प्रूव करना था, ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ए बी। देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा था प्रूव दैट ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ए बी, और वो हमने क्वेश्चन में शो कर दिया है। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या देखा था कि जो पॉइंट सी है वो ए बी का मिड पॉइंट है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, प्रूव दैट अ लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। अब क्वेश्चन में हमसे कहा है कि आप ये प्रूव कर दो कि एक लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हम एक अजम्पशन लेंगे, लेट सी एंड डी बी मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी। सी तो था मिड पॉइंट ए बी का, लेकिन हमने क्या अज्यूम किया है यहाँ पर, सी एंड डी बोथ, 2 मिड पॉइंट्स लिए हैं हमने, और क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि डी जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि एक लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। तो अगर सी मिड पॉइंट है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ए बी। ठीक है, अगर D मिड पॉइंट है तो हम क्या लिखेंगे, ए डी इज इक्वल्स टू हाफ ए बी। एक बार इक्वेशन हमने C के साथ बनाई, एक बार D के साथ। अब ध्यान से देखो, ए सी जो है वो हाफ ए बी के इक्वल है और ए डी भी हाफ ए बी के इक्वल है। तो थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल, मतलब अगर ए सी हाफ ए बी के इक्वल है और ए डी भी हाफ ए बी के इक्वल है, तो ए सी और ए डी भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ए सी और ए डी इक्वल, इसका मतलब पॉइंट सी और पॉइंट डी जो हैं वो कोइंसाइड करते हैं। पॉइंट डी जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर यहाँ पर हम एक लाइन सेगमेंट बनाएं ए बी और ये मिड पॉइंट है सी, तो सी भी यही है और डी भी यही है, दोनों एक ही पॉइंट है, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, एक के ऊपर एक है। ऐसा नहीं होता कि डी यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। डी और सी एक ही पॉइंट पर हैं, क्योंकि ए सी
और AD दोनों क्या है, इक्वल है, हमने यहाँ प्रूव कर दिया। तो लास्ट में हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर पॉइंट C एंड पॉइंट D कोइंसाइड विथ ईच अदर, हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट देयर कैन बी ओनली वन मिड पॉइंट ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट। देखो यहाँ पे प्रूव हो गया कि एक ही पॉइंट मिड पॉइंट है, एक से ज़्यादा मिड पॉइंट्स किसी भी लाइन सेगमेंट के नहीं हो सकते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द फिगर इफ AC इज इक्वल्स टू BD प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। फिगर आपके सामने है, ABCD 4 पॉइंट है एक लाइन सेगमेंट पर, आपको क्या प्रूव करना है, AB इज इक्वल्स टू CD। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। AC इज इक्वल्स टू BD गिवन है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, दोनों साइड से LHS और RHS से BC को माइनस कर देंगे। देखो ये जो B से लेके C तक का एरिया है, ये वाला रीजन, ये हम दोनों तरफ से माइनस कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, AC माइनस BC इज इक्वल्स टू BD माइनस BC। रीजन क्या होगा, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन देयर रिमाइंडर्स आर इक्वल। एग्जाम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। AC माइनस BC क्या बचेगा, AB बचेगा, इज इक्वल्स टू BD माइनस BC क्या बचेगा, CD। यही तो आपसे क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कहा गया था, AB इज इक्वल्स टू CD। हमें क्या प्रूव करना था, प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। दोनों तरफ से हमने BC माइनस कर दिया, इजीली आपको AB इज इक्वल्स टू CD मिल गया है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम्स कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल ट्रूथ। अब एक्सियम नंबर 5 है क्या, एक्सियम नंबर 5 है, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। होल जो है वो पार्ट से हमेशा ज़्यादा होगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है, क्योंकि ये हर जगह एप्लीकेबल होता है, और जो चीज़ हर जगह एप्लीकेबल होती है, हर सिचुएशन में ट्रू होती है, उसे आप एक यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हो। हमने वीडियो में केक वाला एग्जाम्पल देखा था, जहाँ पूरा केक जो है वो ऑब्वियसली बड़ा होगा उसके पार्ट से। यहाँ देखो, अगर ये एक फिगर है और ये उसका एक पार्ट है, तो पार्ट हमेशा छोटा होगा, होल हमेशा बड़ा होगा। यहाँ पे एक और फिगर हमने देखा, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो पार्ट है वो होल से तो छोटा ही है ना, पूरे ट्रायंगल से जो हमने एक पार्ट निकाला है वो हमेशा छोटा रहेगा और होल हमेशा बड़ा। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगी, इसलिए इसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है। इस क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हुई। Euclid's Geometry Exercise 5.2. First question, how would you rewrite Euclid's fifth postulate so that it is easier to understand? अब postulate नंबर 5 जो था उसकी लैंग्वेज काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, तो हमसे क्वेश्चन में कहा है कि उसको ईजी लैंग्वेज में लिख दो, इस तरीके से लिख दो कि उसको समझना आसान हो जाए। तो अब यहाँ पे फिगर देखेंगे पहले, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको इजी तरीके से कैसे लिख सकते हैं। देखो, AB एक लाइन है, CD एक लाइन है और थर्ड लाइन है PQ। AB और CD दोनों लाइंस से PQ लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और यहाँ पर जिस साइड भी दोनों एंगल्स का सम लेस देन 180 होगा, उस साइड ये लाइंस जाकर के इंटरसेक्ट करेंगी। मतलब ये जो AB है और CD है वो लेफ्ट साइड, देखो यहाँ पे इस साइड इन दोनों का सम जो है वो लेस देन 180 है। क्लियरली फिगर देख के हमें समझ आ रहा है, जिस भी साइड इंटीरियर एंगल्स का सम लेस देन 180 होता है वो उसी साइड जाकर के इंटरसेक्ट करेंगी। इसका मतलब अगर मैं चाहूँ भी, देखो यहाँ पे अगर ये लाइन से एक्सटेंड होती भी हैं तो ये कैसे एक्सटेंड होगी, ये ऐसे एक्सटेंड होगी और ये कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी, तो ये तो इंटरसेक्ट होने से रही। इंटरसेक्ट कहाँ होंगी, वो इस साइड। अगर हम इसको थोड़ा सा इमेजिनरी लाइन के थ्रू इंटरसेक्ट एक्सटेंड कर दें तो कहीं ये किसी पॉइंट पे जाकर के मिल जाएंगी, इंटरसेक्ट हो जाएंगी। वो कब होगा, जब दोनों का जो सम है इंटीरियर एंगल्स का सम वो लेस देन 180 होगा, उसी साइड वो इंटरसेक्ट करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 का सम जो है वो लेस देन 180 है, तो हमारी लाइंस भी लेफ्ट साइड में ही इंटरसेक्ट होंगी, राइट साइड में उनका इंटरसेक्ट होना पॉसिबल नहीं है। तो अब पोस्टुलेट को इजी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट द थर्ड लाइन इन सच अ वे दैट सम ऑफ देयर इंटीरियर एंगल्स इज लेस देन 180 देन द टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर
दो लाइंस ऐसी बनी हैं जिससे थर्ड लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। दो लाइंस कौन सी हैं, ए बी और सी डी, उससे कौन इंटरसेक्ट हो रहा है, पी क्यू। तो ए बी और सी डी कहाँ जाकर के इंटरसेक्ट होंगी, जहां उनके इंटीरियर, जिस साइड, जहां मतलब जिस साइड उनके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, लेस देन 180, और वो क्लियरली लेफ्ट साइड में ही पॉसिबल है। तो लेफ्ट साइड में कहीं जाकर के वो पॉइंट इंटरसेक्ट होंगी, वो लाइंस किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन में हमसे सिर्फ इतना ही कहा था कि आप इस पोस्टुलेट को ऐसे लिखो कि उसको समझना आसान हो जाए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस। अब क्वेश्चन का मतलब क्या है कि फिफ्थ पोस्टुलेट से हमें पैरेलल लाइंस के एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ पता चलता है क्या? बिल्कुल पता चलता है। इसका आंसर होगा यस। कैसे होगा, एक बार इस फिगर को हम वापस देखते हैं। देखो, जिस साइड इंटीरियर एंगल्स का सम लेस देन 180 है, उस साइड तो वो लाइंस इंटरसेक्ट हो जाएंगी, लेकिन उस साइड का क्या जहां इंटीरियर एंगल्स का सम ग्रेटर देन 180 है, राइट साइड पे यहाँ ये लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होने वाली। तो जो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। हमें बहुत अच्छे से पता है द लाइंस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर आर पैरेलल। तो राइट साइड में वेयर द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज ग्रेटर देन 180, इट इम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, क्योंकि राइट साइड में वो इंटरसेक्ट नहीं होने वाली हैं। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, यस, और उसके बाद हम रीजन लिख देंगे, वेयर द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज ग्रेटर देन 180, देयर द लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट, हेंस इट जस्टिफाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस। बस एक स्टेटमेंट के फॉर्म में हमें इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और इसके साथ ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ।